अभी तक जो अपने पढ़ा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सारे। अब ये 2 और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मेरा मानना है कि जैसे मैथ में अगर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका 80% जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से आते हैं। रेशियो पढ़ लो और आप परसेंटेज पढ़ लो, और जो मैंने उधर करवाए ना सारे चैप्टर, HCF LCM हो गया, लीनियर इक्वेशन, एवरेज हो गया, एज वाला हो गया और नंबर सिस्टम, तो ये मान के चलो 10 क्वेश्चनों में से 7 क्वेश्चन इन्हीं के ही आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। जो आगे की जो पोर्शन है वो काम के नहीं है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वहाँ से को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए ऐसा कभी नहीं होगा, होगा तो यहीं से होगा। रेशियो, परसेंटेज, HCF LCM, नंबर सिस्टम, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अनुपात समानुपात क्या होता है? देखो, पहली बात तो NCERT में जितने सारे चैप्टर है अच्छे से पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो अनुपात का स्वाभाविक सी बात है, जैसे मैं कहानी बताऊं तो जैसे भाई घर में बंटवारा होता है तो फिर एक एक चीज़ का बंटवारा होता है, तो ये अनुपात वही चीज़ होता है कि भाई आपके पिताजी के पास 100 रुपये थे, 4 भाई थे, तो 25-25 रुपये के हिसाब से बटे, तो ये कितना अनुपात हुआ? 1:1 अनुपात हुआ। तो अनुपात वही चीज़ होता है भाई, जितना रुपये हैं, जैसे 100 रुपये थे, 4 लोग हैं, 4 भाई है, तो चारों में डिवाइड होगा, तो 100/4 करोगे तो ये रेशियो है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो वही होता है अनुपात, जैसे भाई ये भी अनुपात है, तो एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ सीखना है। जैसे कल भी शायद अपने जैसे गलती हो रही थी जब मैं कर रहा था सवाल, तो रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जैसे भाई चलो ठीक है, अपन जानते हैं A/B 2:1 होता है, पर इसको जैसे लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो A/B, देखो अनुपात का मतलब ये होता है, ये वाला साइन याद रखना है। अब इसको बस इसको इसमें डिनोट करने के लिए ऐसे लिखना है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे A का वैल्यू कितना 2 है और B का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये रेशियो में है। अब एक चीज़ समझना, जब भी रेशियो में कोई चीज़ होती है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ऐसा नहीं है अब ये 2:1 है, ये हो सकता है 4:2 हो, एक्चुअल वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, ये रेशियो है उसका। तो ये फ़ायदा भी देता है। बहुत बार आपको ना क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ों से। तो बहुत बार जैसे कोई टीचर जो पढ़ाते हैं ना, वो रेशियो में लेके भी क्वेश्चन बहुत सारे, जैसे नंबर सिस्टम के रेशियो में ले लिया, HCF LCM के रेशियो में लेके भी सोल्व करवा देते हैं। तो ये ईजी तरीका होता है बस, और कुछ ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे A/B है, तो ये इसका मतलब है 2:1। ठीक है, ध्यान समझना। अब ये स्वाभाविक सी बात है, देखो 2:1 कैसे बना होगा? ये कुछ ना कुछ किसी संख्या का मल्टीपल होगा, जैसे x है, मान लो मैंने x मान लिया, तो x कटा होगा तब आया होगा ना। और याद रखना, नीचे ऊपर नीचे दोनों सेम होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो मैंने x मान लिया, p मान लिया, तो a बराबर हो जाएगा 2p, वो संख्या जो एग्जैक्ट है जिससे ये रेशियो प्राप्त हुआ है, और b बराबर p। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी अपन कोई वेरिएबल मान के भी ऐसे इसी टाइप से सोल्व करेंगे, आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, तो ये चीज़ याद रखना। इसमें इसका मतलब ये होता है, जो एक्चुअल संख्या अगर प्राप्त करनी है तो एक सेम रेशियो से, मतलब सेम संख्या से गुणा करना पड़ता है अंश और हर को, तब वो एक्चुअल संख्या अपने को मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत हेल्प करेगा। फिर एक चीज़ है जो आप NCERT में पढ़े हो, समानानुपात होता है। देखो, समानानुपात का मतलब यही होता है कि जैसे भाई A/B है, इसके 1:2 है, C भी 1:2 है, बस समानानुपात ये होता है। अब मान लो इसको इस तरीके से लिखोगे तो ये अनुपात B है। ठीक है, अब ये जो इक्वल वाला है, इसके लिए ये साइन यूज करते हैं अपन समानुपात के लिए। ठीक है, ये है C/D है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें मान लो कि जैसे ऐसे UPSC ने, तो मैंने देखा है ऐसा कोई कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है अपने यहाँ, जैसे बोर्ड के एग्जाम होते तब पूछा जाता था, तो बस थोड़ा बहुत याद रखना, ऐसे पूछा नहीं है UPSC ने, परंतु फिर भी ठीक है, आइडिया होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, भारी संख्या का गुणनफल होता है और आंतरिक संख्या का गुणनफल होता है। तो भारी संख्या गुणनफल और आंतरिक संख्या गुणनफल बराबर होता है, ये चीज़ याद रखना। ये कब होगा? जब समानुपात है। अब जैसे मान लो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा UPSC ने, ऐसे तो कभी पूछा नहीं है अभी, मान लो रेशियो दे दिया 7:3, ठीक है, ये समानुपात है x/4 के, तो ये पूछ लेगा इस x का वैल्यू क्या है। तो वही है कि आप इसको गुणा करो 28 और आंतरिक संख्या गुणा करो 3x। ठीक है, तो समझ गए? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28/3। तो वही चीज़ है ये। फिर एक चीज़ होता है मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब स्वाभाविक सी बात है, जब ये b और c के वैल्यू सेम हो जाए, तो स्वाभाविक बात है वही वापस से बाहरी संख्या गुणनफल, आंतरिक संख्या गुणनफल। तो डायरेक्ट जो है, जब सेम संख्या हो जाती है तो मीन बोलते हैं इसको, तो वो उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें कभी पूछता नहीं है UPSC। तृतीय अनुपाती भाई देखो, ये सेम हो गया, बस इसमें अब कितने अनुपात बचे? एक, मतलब संख्या कितनी है? 2, 3 ही है। तो वही से जो आंतरिक संख्या गुणनफल, बाहरी संख्या गुणनफल, x का वैल्यू निकालना है, तो b²/a। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती भी वही सेम चीज़ है, 4 अनुपात है इसमें, तो वही तो सेम चीज़ है, बाहरी संख्या गुणनफल, आंतरिक संख्या गुणनफल, तो नॉर्मल है। ये देखो, ये बेसिक याद रखो, इससे ये सारे ड्राइव हुए हैं, ये सब सारे फॉर्मूले इसी से ड्राइव हुए हैं, तो अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
पर हाँ देखो है ना, काम तो ऐसे बहुत कम पूछा है यूपीएससी ने, ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है सोल्व, परंतु जैसे दृष्टि अगर सोल्व करोगे बुक तो उसमें तो है बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे रेशियो समान है, तो अपन डायरेक्ट जो है व्हेन बी का मान सेम हो तब यहाँ कॉमन है, बी कॉमन है भाई, स्वाभाविक सी बात है। तो डायरेक्ट अपन ए बी सी का अनुपात जब पूछे तो अपन डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, बस ये हेल्प करता है ये चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ देखो, यहाँ पे बी भी कॉमन तो है परंतु यहाँ वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो याद रखना आप डायरेक्ट अब नहीं लिख सकते, तो इसके लिए आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, जब बी का मान सेम नहीं हो तब सेम करना होगा। तो स्वाभाविक बात है, वही जैसे रेशियो पर इक्वेशन में इक्वल करते थे, किसी कोफिशिएंट को काटने के लिए अपन यूज करते थे, वही सेम चीज़। तो याद रखना जैसे ये 3 है, ठीक है, ये ऊपर वाला 3 है, ये नीचे, तो ये ऊपर वाले इसको तो सबसे कर दो 2 से गुणा, इनको कर दो 3 से गुणा, ठीक है। तो ये स्वाभाविक बात है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अरे इसको 3 से करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए, तो अब रेशियो कितना बन जाएगा 8:6:15, ठीक है। तो वही सेम चीज़ जो इक्वेशन में करते थे अपन, वो वाला ही चीज़ है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे दिया है AB/2/C, B/C और C/D। अब देखो ध्यान से समझना, ये किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इस टाइप से लिखा हुआ हो जो AD बाई जैसे B से B कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, मिलेगा क्या A/D, वहाँ पे वही सेम चीज़ B से B कैंसिल आउट है, C हो जाएगा। अब ये देखो सब अलग अलग है, जैसे 2 3 है, फिर उसके बाद में B और C लिखा है, तो देखो ये A है, ये B है, ये C है, तो ये 2:3 लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना, जैसे ये B/C है तो ये कितना है 1:4, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी मैं बताऊँगा ये कैसे आया है, अभी इनको भूल जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये तो C/D है, C/D आगे यूज करेंगे, पहले इसको संतुलन करेंगे अपन। तो याद रखना कि ये जो 3 है जस्ट यहीं पे वो संख्या आती है, और जो ये है इससे पहले वही आएगा जो, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने का, तो अभी इन दोनों गुणा करो, ठीक है, 2 गुणा आया, ये 3 आया, ठीक है, ये 12 आएगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कैसे, ये समझ में आ गया ना। देखो यहाँ जो लिखा रहता है वही संख्या अपन यहाँ लिखते हैं, और जो यहाँ लिखा है जस्ट वही लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये अपने को मिल गया है, अब ठीक है, अब आगे उतारेंगे अपन जो है अपने को क्या वो चीज़ें सेम, रुक जाओ, 2:3 ये हो गया है, यहाँ पे BC अनुपात उतार लिए थे अपन, और CD है, ठीक है। अब रुको, अब अपने को जैसे AB किए थे, फिर BC किए थे, फिर अपन CD करेंगे, ठीक है। CD रुको 1 मिनट, 2 3 12 हो गया, 12 के तो ये 12 उतारा है यहाँ पे तो यहाँ पे ये 2:2 कहाँ से आया 1, रुको 1 मिनट, ABCD 2, हाँ रुक जाओ, ठीक है। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे अब ये जो आया है अपने पास, ये आया है A B और C आया है अपने पास। क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करो। चलो अब देखो इधर A/B/C आया है। अब देखो समझ में आता है, C/D लिखेंगे तो ये ABC है, तो ये D आएगा, तो ये 2:1 आया। ध्यान से समझना, अब ये लिखा तो मैंने क्या बोला, जो यहाँ लिखा रहेगा वो यहाँ लिखेंगे, और जो यहाँ लिखा रहता है उसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो खाली जगह है। फिर वही सेम चीज़ गुणा कर लो इनको, ठीक है, उनको गुणा कर लो, तो ये जो है ये अनुपात जो बना है ये AB/C/D बना है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप, तो जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, पर यहाँ रखना सिंप्लीफाई करोगे वो सब में डिवाइड होना चाहिए तब सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये था जो निकालने का जो है, दूसरा तरीका एक साथ भी आप निकाल सकते हो, जो ये सेकंड मेथड है वो ध्यान से देखना। 2:3 उतारा अपन ने, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 1:4 उतारा, ठीक है, फिर 2:1 उतारा। अब यहाँ पे जो ये था यही रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 1:4 था तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ, यहाँ पे ये रिपीट हुआ, और यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा। अब इनको वापस से वही गुणा कर लो तो वही आ जाएगा, याद रखना। देखिए इसको गुणा किया तो कितना है 4, इसको गुणा किया तो 6, इसको किया था देखो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, ठीक है, ये 3 चौक 12। तब 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, सब 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 12 और 6। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरीके, तो मैंने माना कि ये करना डायरेक्ट तरीका अपनाना क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब ये चीज़ सीखो, एक ट्रिक है, मतलब आप डायरेक्ट की संख्या का कैसे स्क्वायर निकाल सकते हो उसका फॉर्मूला है ये। अब देखो जैसे मान के चलो ये वाली चीज़ है, जब इस टाइप से मिले, जैसे मान लो इस टाइप से मिले आपको, तो डायरेक्ट जो है आप किसी संख्या का आपको निकालना है तो वो डायरेक्ट आपका इस तरीके से निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, मतलब वो संख्या फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको बोल दी, ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ है, 17 इसका 16 का स्क्वायर। तो याद रखना ये 17 कैसे बना है, 17 बना 16 + 1 से बना है,
ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर है। अब ये जो है सभी से 16 का 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हुई, x मतलब x की वैल्यू कितनी है 16 है ना, तो 16 + 1 + 16 तो यार का कितना हो जाएगा 33। तो ये जो आप इसको जैसे आप सॉल्व करोगे 2.5/17 का स्क्वायर कितना होता है 16 का स्क्वायर, उसे डायरेक्ट जो है इस ट्रिक से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो कितना आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये छोटी छोटी ट्रिक होती है जिससे कैसे आप निकाल सकते हो वैल्यू उसके बारे में। वापस होता ना, इसमें तो माइनस दे रखा था ना, अरे माइनस दे रखा तो मतलब जैसे ये देखो यार रखना, जब इस फॉर्मेट में हो कोई भी चीज़, मतलब ये वाले फॉर्मेट में, तो आप आंसर डायरेक्ट इस तरीके से निकाल, जैसे मान लो कुछ भी बोल दे, जैसे 78 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा। अब आप ऐसे नहीं कि 78 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 77, नो, आपको ये नहीं करना है। डायरेक्ट ये देखो 78 कैसे बना है, 77 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 77 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्या हो गया, x = 77 होगा, तो ये वाली चीज़ लगा दो। अब तो ये जब होता तो आप लिखने को 77 + 1 + 77, ठीक है, तो ये जोड़ दो इनको। अब ये 78, ये 7 7 14 अच्छी लगी 15 + 101 155, तो आप इनको जब सोल्व करोगे याद रखना तो यही आएगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है एक तरीका जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, पर याद रखना ये जब ही निकलेगा जब दोनों संख्याओं में 1 का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस होगा तब नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें काम आती है, ये फास्ट करवाने की चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल a/4 दिया है, देखो a/4 है ना, यूपीएससी ने इस टाइप क्वेश्चन पूछा है, याद रखना, पूछा है यूपीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन, अपन करेंगे अब जब देखना मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको। तो देखो a/4 है, b/5 है, तो c/, तो सब ऐसी बात है, इसमें पूछ रहे a b c का अनुपात क्या होगा। तो वही चीज़ सेम चीज़ है, आप इसको a/b को लिखो तो क्या आएगा 4/5, जब b/c लिखोगे तो सब ऐसी बात कितना आएगा 5/6, ठीक है। अब वही चीज़ हो गई, अब वही याद करो जो अपन स्टार्टिंग में सीखे थे। अब क्या देखो यहाँ पे जैसे देखो b का वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे b का वैल्यू 5 है, तो वही इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे a/b/c, तो ध्यान समझा, a/b कितना है 4/5, ठीक है, और b/c कितना है, b यहाँ तो सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, 5, b का अनुपात 5 है और c का अनुपात 6 है, कुछ गलती हुआ कि 4/5, हाँ, तो बी का वैल्यू सेम ही है, तो सेम है तो जब अपन कुछ भी नहीं करते डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे a/b/c डायरेक्ट आ जाएगा 4/5/6। याद रखना जब अलग होता है तो फिर वो गुणा करते हैं अपन उस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना, इस पैटर्न से यूपीएससी ने पूछा है, हम देखेंगे जब करेंगे, याद रखना। अब जैसे मान लो कभी कभी ऐसा दे देता है यूपीएससी, a/4 हो गया, b/5 हो गया, c/6 हो गया, बराबर ये 1 के, मतलब मेथड 2 है, इसको 1 मान लेते हैं, पर मेरा मानना है कि ये सीखो जब अपने सीखा है, तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, जब इसको इक्वल, सबके इक्वल 1 माना, कोफिशिएंट के साथ भी मानते हैं, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, b/, देखो ये इसको सबको इक्वल बराबर 1 के करना पड़ेगा, तो b का वैल्यू कितना आएगा 5, c का वैल्यू 6। पर मेरा मानना है कि जब मान लो अगर अलग अलग आ जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी ना, तो छोड़ो वो वाला मेथड ही सीखो। अब देखो इस पे भी क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो सेविंग क्या होती है आपकी, सेविंग क्या होता है, सब ऐसी बात है, जैसे मान लो मुझे मंथली सैलरी मिल रही है मान लो 10,000, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये मेरा जो है आय है, इनकम है मेरी। अब इसमें सब ऐसी बात है, मंथली रेंट होगा, सब कुछ सारी चीज़ें, खाना खुआना सब खर्चा होगा, मान लो कि 8,000 मेरा खर्चा हो गया, 8,000 खर्चा हो गया, तो समझ बात में कितना बचा रहा हूँ 2,000 रुपये। तो ये चीज़ याद रखना, ये बचत होती है, ये खर्चा होता है अपना, ठीक है, खर्चा है वे बोल लो, ये इनकम है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ध्यान समझना, आय किसके बराबर होगी, आय बराबर होगा जो आपका, आपने क्या किया, आय से खर्चा किया है प्लस आपने कुछ सेविंग भी की है, बचत की है, बस ये चीज़ याद रखना। तो ये वाली चीज़ है, तो इससे अब अगर मान लो बचत निकाले तो वही इधर चला जाएगा, तो आय माइनस खर्च बराबर क्या हो जाएगा बचत, वही सेम चीज़ है, ठीक, ये इसी से आया निकल के, ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें याद रखना। अब देखो ध्यान समझो, कुल मूल्य अगर पूछे आपको भाई कुल मूल्य कितना है, इस टाइप क्वेश्चन है, यूपीएससी तो ऐसे कोई भी पूछा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे भाई नोटों या सिक्कों की संख्या कितनी है, जैसे मान लो कि आपको बोल दिया कि आपके पास 10 रुपये के 10 नोट है, ठीक है, और एक नोट सिक्के का मूल्य कितना है, तो भाई जैसे 10 रुपये के 10 नोट है आपके पास, तो एक 10 रुपये के नोट का मूल्य कितना होता है 10 रुपये होता है, तो समझ बता कितना रुपये आ जाएंगे टोटल 100 रुपये। तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो आप आराम से कर लोगे। नोटों या सिक्कों की संख्या, तो कुल मूल्य जैसे वही समझ बात है, मुझे नोटों या सिक्कों की संख्या चाहिए 100,
कुल मूल्य तो 100 रुपये आया ना, एक नोट सिक्के का मूल्य कितना 10, तो ये आ गया 10 संख्या जो अपन यहाँ पे निकाले। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है। दूसरी एक चीज़ याद रखना, जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हो तो याद रखना जितने की वो वस्तु होगी उतना ही आपको खर्चा करना पड़ेगा। जैसे आप मान लो पेन खरीदने गए 5 रुपये का, तो याद रखना उतना ही व्यय करना पड़ेगा। तो ये समानुपाती होते हैं वस्तु और व्यय। ठीक है, पर व्यक्ति का जो है, व्यक्ति और समय जो है, याद रखना व्यक्ति अनुपाती होते हैं। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं वो। ठीक है, तो जैसे ध्यान से समझो कि व्यक्ति है, जैसे याद करो ये व्यक्ति वाला जो उधर भी चीज़ आगे भी काम आएगा, ये मेन फोर्स वाला, ये वो वाला वही चीज़ है। जैसे मान लो 5 व्यक्ति लग रहे, ध्यान समझना इस चीज़ को भाई कैसे इन्वर्स है। 5 व्यक्ति मिलकर, याद करो वो आता ना क्वेश्चन कि 5 व्यक्ति 5 दिन में काम कर रहा है। अब ध्यान से समझना, ये टाइम है, डेज मतलब डेज, समय आएगा ना। ठीक है, या 5 घंटे जो भी कुछ भी मान लो आप, मान लो कि 5 व्यक्ति हैं 5 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं। अब मान लो कि 5 व्यक्ति और बढ़ गए, तो स्वाभाविक सी बात है समय तो कम होगा ना। अब 5 दिन लग रहे तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि 2.5 दिन लगेंगे, तो ये तो समय कम हो गया ना। तो यहाँ पे देखो, जब मान लो व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो याद रखना जो समय है, ये जो ये वाला जो है चीज़ वो कम होता चला जाता है। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये चीज़ याद रखना, ये बेसिक फार्मूला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं पहले भी। अगर मान लो जब दूरी कांस्टेंट होती है, दूरी कांस्टेंट मतलब जैसे भाई जैसे ए से बी तक जाने की 250 दूरी है, अब ये फिक्स कर दिया इन्होंने, तो याद रखना कि जब फिर होगा चाल और समय के बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। वही चीज़, चाल जैसे बढ़ाओगे तो समय कम हो जाएगा, एकदम सही बात है। आप मान लो कि 10 किलोमीटर दूरी आप तय कर रहे हैं, पहले आप 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हैं तो टाइम कुछ और लगेगा, परंतु वही आप स्पीड बढ़ा दिया 80 तो और कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर मान लो समय को कांस्टेंट कर दिया जाए, जैसे होता है मैं 100, मान लो कि समय को कांस्टेंट कर दोगे तो चाल और दूरी है इन्वर्स मतलब समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब ये होगी जैसे जैसे चाल बढ़ेगी तो हाँ, जैसे मान लो एक गाड़ी को समय बात ए से लेकर बी स्थान तक जाना है। ठीक है, समय का कांस्टेंट है। अब मान लो दोनों को ही जाना है, तो अब मान लो जिसकी भाई स्पीड चाल जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा दूरी तय करेगा उस समय में। जैसे मान लो तो बोल देंगे 5 मिनट में कौन कितनी दूरी तय करेगा, तो याद रखना कि समय बात जितनी चाल होगी उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। पार्टनरशिप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी है ना, पहले बहुत क्वेश्चन पूछा है ऐसे। आपकी बात 2024 में रिपीट हुआ, मतलब 2015-16 में आए थे आखिरी में क्वेश्चन, और आपके 2024 में पूछा, नहीं तो पहले मतलब बीच में तो गायब कर दिया था इसको, पर 2024 में फिर से पूछा। और मुझे याद अच्छे तरीके से 10th क्लास का फेवरेट क्वेश्चन होता था बच्चों का, पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ाया जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तो याद रखना आपकी बार वापस यूपीएससी ने पूछा है तो इम्पोर्टेंट है, आपकी बार पढ़ना है। पहले भी पूछा है वैसे तो यूपीएससी ने, पर एक आध दो क्वेश्चन ही पूछा है, मतलब कि वापस रिपीट हुआ तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या होता है पार्टनरशिप, स्वाभाविक सी बात है। जैसे मान लो कि 2 व्यक्ति है, ठीक है, आज ही मेरे को कोई बता रहा था कि सर मेरे साथ मिलके आप कोचिंग खोल लो तो उसी टाइप की चीज़ें होती है। तो वही चीज़ हो गया, मान लो ठीक है एक व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। अब इसने 4,000 रुपये लगाए और इसने 6,000 रुपये लगाए। अब मान लो कि बाद में बात करें ये कि भाई मेरे को प्रॉफिट का जो है सेम मिलना चाहिए, दोनों में डिवाइड होना चाहिए। फिर बी बोलेगा भाई मैंने 6,000 रुपये लगाए तो उन्हें 4,000 लगाए, तो किस हिसाब से बात कर रहा है। तो समझ बात इनका क्या निकाला जाएगा भाई, रेशियो। जो रेशियो का आएगा मतलब जो इन्होंने इनकम लगाई है उसका जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट भी याद रखना इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये चीज़ है, ये रेशियो आया किसका, जो अपने इनकम लगाया। लाभ मान लो इनको 1,500 रुपये हुआ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब लाभ को आप जैसे भाई बी को कितना मिला लाभ, तो बी का लाभ निकालने के लिए बी का अनुपात आएगा, बी का रेशियो कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, अरे भाई सबाइश बात है 1500, याद रखना इस टाइप से समझना, कभी भूलोगे नहीं। अभी 1500 टोटल है ना, तो इसको डिवाइड करने के लिए टोटल चाहिए। टोटल अनुपात कितना है दोनों का 5, तो 5 या 15 करोगे 300, 900 रुपये। तो याद रखना बी को लाभ मिलेगा 900। अब सब भाई बी को जब 900 मिला तो ए को कितना मिलेगा 600। ठीक है, तो ए का भी इसी तरीके से निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसी सेम लॉजिक में क्वेश्चन आया था आपके पास, परंतु उसमें टाइम और जोड़ दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी वही ये वाला जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने पूछा था। अब बात आ गई, जैसे मान लो कि ए ने 10,000 लगाए, ध्यान समझना, बी ने 6,000 लगाए, परंतु ए जो है 12 महीनों के लिए रहता है, बी जो है 6 महीने के लिए रहता है। तो स्वाभाविक सी बात है ये प्रॉफिट में हिस्सा तो भाई समय के अनुसार भी तो डिवाइड होगा। चलो ठीक है, आपने पूंजी का रेशियो तो लगाया है, परंतु पूंजी के साथ टाइम का भी तो इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो ये चीज़ रखना, इन दोनों गुणा करोगे, आप गुणा करोगे तो स्वाभाविक बात है ये रेशियो आएगा। आज जो ये रेशियो आएगा फाइनल, इसके अनुसार जो है डिवाइडेड होगा। तो वही चीज़, एक का लाभ निकालना तो एक का रेशियो आएगा, ऊपर नीचे टोटल आता है, दोनों का रेशियो का योग, और ये जितनी टोटल पूंजी है उसको डिवाइड करते हैं अपन। तो ये वाला फॉर्मूला तो मैंने अभी समझा ही दिया था आपको। ठीक है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और मेरा मानना है कि रेशियो और ये परसेंटेज दोनों से मिला के मिनिमम 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में। देखो आपके 2024 का पेपर देखो कितने सारे क्वेश्चन थे, तो ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 5 मिनिमम क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। सर हाँ बोलो। आज कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे आप? क्या हो गया? आज अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे? रेशियो पढ़ाए थे और अरे यही पढ़ाया है अभी, बस पहला ही है रेशियो पढ़ाया, उससे पहले जो पढ़ाया तो वो अलग था, वो तो उधर उसके तो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ना अपन। अब देखो ये है परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ दोनों चैप्टर मिला के ये याद रख लेना, मिनिमम 5 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 क्वेश्चन भी जा सकता है। देखो ना एक चीज़ याद रखना, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ चांसेस कम ही है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कम कर दे और इनका बढ़ा दे, ऐसा नहीं, क्योंकि नंबर सिस्टम जरूरत होती है, भाई रिक्वायरमेंट है, आप ये चीज़ समझिए। और दूसरी बात वहाँ पे है ना, नंबर सिस्टम में स्कोप होते हैं उनके पास वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बनाने की, इसलिए सोचो कि 2023 में उन्होंने 30 क्वेश्चन पूछ लिए नंबर सिस्टम से ओनली, तो कारण उसका वो है ना, कि कारण ऐसा नहीं भाई यूपीएससी फेवरेट लगता है, कारण ये कि वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आराम से अच्छे स्टेटमेंट वाले में पूछ लेगा। हाँ ठीक है, परंतु याद रखना जैसे मान लो कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन बढ़ाने रहे, जैसे अब की बार बढ़ाया, तो ये याद रखना ये 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके ओनली याद रखना रेशियो के और परसेंटेज के, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि जो आज जैसे डाटा एनालिटिक्स की ज़रूरत पड़ती है भाई, आईएएस अधिकारी को ये चीज़ें आनी चाहिए, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई। आप डाटा को देखें परसेंटेज के आधार पर, जैसे मैं बताता हूँ ये क्यों चीज़ ज़रूरी है। जीएस का क्वेश्चन मैं 2020 का देख रहा था, ज्योग्राफी नॉमेटिक इकोलॉजी, तो मैंने भेजा भी था आप लोगों को, तो उसमें एक क्वेश्चन था, ध्यान से समझना कि अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये और जैसे जैसे सीसेट आपका अच्छा होगा उतना ही ये मान लो कि समानुपाती होते हैं, आपकी जीएस की तैयारी भी उतनी अच्छी हो जाएगी, मतलब एनालिटिकल होगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे मान लो आपको इसका रेशियो का आइडिया है, ठीक है, परसेंटेज का आइडिया है। अब जैसे एक क्वेश्चन था उसमें 2020 में आया, मतलब बहुत बार आया इस टाइप के क्वेश्चन, मैं बताता हूँ वो ट्रिक क्यों लगती है, क्या कारण होता है, और क्यों आईएएस अधिकारी को ये चीज़ें पता होना चाहिए। 2020 में क्वेश्चन आया था कि मूंग की जो दाल है ना, उसका जो है मतलब जो अदर जो कंपेरिजन सभी दालें हैं उनसे ज़्यादा इसका प्रतिशत है, मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ बोला था उसने स्टेटमेंट में, 2020 का क्वेश्चन है। अब ये सोचो कि ये कोई सिंगल दाल है, ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़, सिंगल दाल है और ये बोल रहा है कि जो अन्य दालों से है उनसे बहुत ज़्यादा है ये, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि आप एक खुद ही सोचो कि भाई इंडिया में अगर कोई दालें उगाई जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई 90 मतलब वो बोला तो बहुत ज़्यादा, मतलब 90% जो ओनली मूंग की दालें उगाई जा रही है तो स्वाभाविक बात है, कॉमन सेंस लगाएगा कोई व्यक्ति, भाई इसका परसेंटेज कितना हो गया, 90%, क्या 90% इंडिया में यही क्रॉप्स उग रही है। तो मेरा कहने मतलब जब सीसेट आप ये परसेंटेज सीखोगे, सीसेट अगर नंबर सिस्टम में सारी चीज़ अच्छी तरीके से सीखोगे, तो जीएस में ट्रिक अच्छे तरीके से लगा पाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। इस टाइप के जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते गलत होते हैं। हाँ एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाई भारत में जो है बहुत सारे जिलों में, और मतलब जो शहर है वहाँ पे बहुत संकटपूर्ण स्थिति हो गई है, पानी की क्राइसिस, उसमें डाटा दिया था 35%। अब आप सोचो कि भाई इंडिया का 35% जो है पानी से संकटग्रस्त है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। आप खुद सोचिए कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका पूरा एकदम बरसात होती है खूब मस्त, इधर जो कोस्टल एरिया यहाँ पे खूब अच्छी खासी होती है, कुछ कुछ रीजन है, इधर आप हिमालय रीजन में चले जाइए, यहाँ बर्फबारी उससे पानी हो रहा है, तो 35% कैसे हो सकता है आप सोचो, मतलब लगभग आधा भारत सूखे से ग्रसित है क्या, और वो रियल में डाटा था 19%। तो मतलब समझो ये लॉजिक कि कैसे जो है यूपीएससी परसेंटेज वाले डाटा गलत करती है। अब याद रखो आपकी बार पूछा था एक क्वेश्चन, तो ये चीज़ समझो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपकी बार आपके यार उसने क्वेश्चन पूछा था कि फिर आप देखो यही होता है, कॉमन सेंस नहीं रखोगे, ट्रिक सीखोगे, डाटा देखते काट दोगे तो वो गलत होगा क्वेश्चन। पर डाटा देखो कहाँ पे, ये आपको सेंस जब भी क्रिएट होगा जब आप ये सोचते हो इन चीज़ों के बारे में। उसमें दिया था भाई 100% जो है केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, याद करो भूमि डिजिटलीकरण वाला योजना, ठीक है। अब ये चीज़ सोचिए कि भाई 100% स्वाभाविक सी बात है। एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे गवर्नमेंट स्कीम में क्या रेशियो रहता है, अगर सेंटर से पूरा प्रायोजित है, सेंटर चला रहा है, सेंटर स्पॉन्सर्ड है, तो याद रखना 100% सेंटर ही देती है, उसमें राज्य से कुछ भी नहीं लिया जाता। कुछ स्कीम ऐसी होती है जिसमें रेशियो रहता है कि भाई जैसे बीमारू स्टेट है 90-10 रेशियो रहता है वहाँ पे, ठीक है। अगर नॉर्मल स्टेट है तो 70-30 का रेशियो रहता है, ये रेशियो रहता है, याद रखना। अब स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे अपने पास अब ये चीज़ें पता होगी ना, तभी आप ये सोचोगे कि भाई 100% क्यों उसमें डाटा दिया है, 100% डाटा दिया वो सही है 100%। पर हाँ जहाँ पे ये गेम खेलता है 30%, इस टाइप के डाटा गलत होते हैं, और 100% डाटा वो गलत नहीं होगा कभी,
ये चीज़ समझ लीजिए। तो बहुत ज़रूरी है, जीएस के लिए भी आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। परसेंटेज है तो परसेंटेज बाय सबाइश बात है कि मतलब होता है 1/100। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ठीक है। परसेंट मतलब प्रतिशत, मतलब प्रति जो है पर ये है रखना कि जब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये होगी 1/100, मतलब एक जो चीज़ है वो 100 पे कितना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब जैसे 60% है तो 60 का मतलब है 100 पे कितनी है, तो ये है 3/5। रेशियो निकालोगे, सोल्व करोगे। 1/2 मतलब 50%। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, नॉर्मल चीज़ है। अभी देखो ये पता होना चाहिए भाई 22.22 है, तो ये है ना, इसमें शायद इसमें लिखा भी हूँ मैं नोट्स में, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब याद करो, देखो ये अपन सीखे थे उधर भाई, इसे ये बार बार यही रिपीट हो रहा, तो इसको किस तरीके से लिखो, याद आया वो चीज़। तो मैंने कितने बार जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उतना 9 लिख दो, 2/9। इसको सोल्व करोगे आप, कितना आ जाएगा यहाँ पे 200/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पर ये तो आया परसेंटेज में, अगर मान लो रेशियो में पूछ ले तो बस वैसी बात है। ये यहाँ इसका क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 1/100। 1/100 निकालो 200, ये जो 2 जीरो कट गया तो 2/9 आ गया। याद रखना, अगर रेशियो में पूछ ले वही चीज़ परसेंटेज में ऐसी होती है, रेशियो में ऐसा होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब ये रट लेना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, पर ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये 1/1 बराबर कितना होता है 100%। 1/2 मतलब 50%। 1/3 33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.16%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10% होती है। 1/11 9.09। 1/12 8.33 होती है। 1/13 7.69 होती है। 1/14 7.14 होती है। 1/15 6. तो ये थोड़ा बहुत यहाँ तक याद कर लेना, फिर 1/50 है, इन सब चीज़ों को देख लेना, ये याद होनी चाहिए। अब इसमें कुछ ही नहीं, ये याद करने के लिए ही है। ठीक है, अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ चीज़ें ये भी याद होना चाहिए। 1/3। ठीक है, तो ये कितना होता है 33.33। अब ध्यान समझना, अब ये जो चीज़, अब यहाँ पे जब मान लो 1/3 है, अब इसको 2 से गुणा कर लो, 4 से 5 से, जब भी निकालना तो बस ये संख्या गुणा करो, उससे डायरेक्ट आ जाए। 2/3 अब अलग से मत निकालो। अब ये याद होगा तो आप आराम से 10/3 कितना भी निकाल सकते हो, क्योंकि इस संख्या को किससे गुणा कर देना, जो ऊपर वाली संख्या है उससे गुणा कर देना। 1/6, ये बस ये इतना याद रखो, 16.16 होता है। फिर उसके बाद में जो आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे मान लो इसने पूछ लिया 4/6, तो 4 से गुणा कर दो। अब इसको सोल्व कर लोगे तो ये कितना है 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसका भी वैल्यू आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट उस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना, 4/5 का है 80% है, 3/4 का 25%। अब ये याद होना चाहिए, बस इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने चीज़ बता दी कि जैसे भाई इसका रेशियो अगर ऊपर जो अंश अगर चेंज होता जाएगा तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, आप बहुत सारी संख्या आप निकाल सकते हो। बस अब ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 5/8 मतलब होता है 62 से 1/2%। ठीक है, 10/11 का मतलब होता है 90 सही, 10/10 10/11%। तो बस ये याद होना चाहिए, तो उतना याद रखो बस, बहुत सारे क्वेश्चनों में हेल्प मिलेगी। अब ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँ जहाँ से देखो यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। अब ये चीज़ समझनी है भाई, ए जो है ए के बारे में पूछ रहा है, ये थोड़ा लैंग्वेज पहले सीखो, नहीं तो क्वेश्चन क्यों यूपीएससी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देता है। ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, याद रखना। जब भी इस टाइप की बात करेगा तो ए आएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, और वो कितने से गुणा होगा भाई, परसेंटेज पूछ रहा था 100%, 100 से गुणा होगा। अगर जैसे मान लो देखो बी ए का कितना प्रतिशत है, ए का, तो ए नीचे आएगा बी ऊपर आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, ये लैंग्वेज के लिए है बस, ये चीज़ें कोई फॉर्मूला नहीं है। ये कई लैंग्वेज को समझ के आपको कैसे डिनोट करना है उस चीज़ को। अब ध्यान देखो यहाँ पे ए जो है ए बोल रहा है बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, बी से, तो बी तो नीचे चले जाएगा। अब भाई बी से कितना प्रतिशत अधिक है कम है, तो बी माइनस ए कर लो, चाहे ए माइनस बी कर लो, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, बस उससे कोई बात नहीं है। ठीक है, और याद रखना कि परसेंटेज माइनस नेगेटिव होता है क्या परसेंटेज, बस याद रखना कि साइन नहीं आता उसमें, अधिक कम बोलोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे वही सेम चीज़, बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से ए नीचे जाएगा, बी माइनस ए ऊपर आएगा 100%। ठीक है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, वो ये वाली चीज़ है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसे एग्जांपल है भाई 23 और गुणनतर 23, मतलब गुणनतर जो है ये 69 23 से कितना अधिक है,
ये कितना गुना है, तो याद रखना ये गुना तो मतलब कितना गुना है यार, देखो 23 का पढ़ा 3 बार बोलोगे तो कितना परसेंटेज में कितना गुना हो जाएगा, ऐसे तो है 3 गुना ही, याद रखना, ठीक है। मतलब 23 इंटू 3 करोगे 3 गुना है, परंतु ये इसको परसेंटेज में लिखोगे तो कितना 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 300% है, ठीक है। पर याद रखना कि ये जो है 23 जो है 69 2 गुना अधिक है। अभी चीज़ को समझ लो, तो बहुत बार ये भी गलतियाँ होती है। अब देखो ध्यान से देखो, जब ये बोला कितना गुना है तो ये तो 3 गुना है, याद रखना। पर ये बोल रहे कि भाई कितना गुना अधिक है, तो आप घटाओ ना, 69 में से 23 घटाओ तो कितना आएगा, 46, इतना ही तो अधिक है ना, आप 46 जोड़ दीजिए, इतना मिल जाएगा। तो ये जो 46 है ये कितना गुना है, ये 2 गुना है ना, तो 2 गुना अधिक है। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब 200%। अब ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। अब ये चीज़ याद रखो भाई, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये सब कैलकुलेशन के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं, वो चीज़ें थोड़ा रेशियो याद रख लेना कि जैसे 10% क्या होता है, 1 जीरो कम कर दो, 20% क्या होता है। अब सब ऐसी बात है, देखो जीरो तो आप कम करोगे ही, वो तो यहाँ से कम हो ही चुका था। अब सब ऐसी बात अपन 2 से भी आप डिवाइड करोगे नहीं मतलब देखो सब ऐसी बात है, क्या हाँ रुको वही, हाँ सही है सही। देखो इधर 15,000 इंटू 20% बोला, ठीक है, 20 का परसेंटेज का 100 नीचे जाएगा, 0 से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये गुणा होगा, 1 जीरो 15 दूना 30, तो 3,000, ठीक है। तो वो सेम चीज़ भाई कैसे आप निकाल सकते हो, वो वाली चीज़ है। अब ये देखो ये 3 से गुणा हो जाएगा, जो ये आया है, अब देखो वही सेम चीज़ है, 10% का वैल्यू पता हो जाए तो आप कितना भी निकाल सकते, 20 का, 30 का, 1 का, 2 का, 3 का, कितना भी निकाल सकते हैं। तो वो चीज़ है, वो ठीक है, कैलकुलेशन के लिए है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। अब ये है जहाँ से यूपीएससी ने ये वाला फॉर्मूला, याद रखना, इस वाले फॉर्मूले से यूपीएससी लगभग कम से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछ चुकी है। और मेरा माना आपकी बार मिलेगा, क्योंकि 2024 में नहीं आया, ठीक है, 2023 में नंबर सिस्टम से इतने क्वेश्चन पूछ लिए, पर 2021 में क्वेश्चन आया है, 2019 में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, इसे परसेंटेज चेंज से, ठीक है। तो आपकी बार आएगा 2025 में, याद रख लेना। तो परसेंटेज चेंज की बात करें, जैसे याद करो कि उसका X% बढ़ा किसी चीज़ पे, ठीक है, फिर किसी चीज़ का Y% बढ़ रहा है, तो दोनों का क्या होगा, जब बढ़ रहा है तो दोनों समझ में तो पॉजिटिव आएगा, जब दोनों घट रहा है तो याद रखना नेगेटिव। एक बढ़ रहा है एक जो बढ़ेगा उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा, जो घट रहा है नेगेटिव, ये चीज़ याद रखना। अब ऐसा नहीं बोलोगे सर आपने तो यही फॉर्मूला बताया था, हमें जिसका पता ही नहीं था, जब बढ़ा रहा था घटा रहा था तो उसमें क्या लगाए तो ये चीज़ याद रखना, ये परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब क्या 2025 में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो याद रखना, जब परसेंटेज चेंज मान लो X% बढ़ रहा है, ये Y% बढ़ रहा है, तो X प्लस वाई बराबर Y प्लस X Y ये इंटू दोनों का अपन 100, ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा इससे। अब देखो ये वाला चीज़ें तो चलो ठीक है, एक आध बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछिए तो इसके इतना लोड लेना भी मत, ठीक है, पर ये नहीं मिस करना आपको, ठीक है। अब जैसे मान लो फाइनल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू कितना था और वो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है घट रहा है, तो यार बढ़ेगा तो पॉजिटिव, घट रहा तो नेगेटिव यूज होगा, बस ये चीज़ याद रखना। कितने साल के लिए, तो ये टाइम पीरियड का शो होता है भाई, कितने साल के लिए है इनिशियल वैल्यू, तो वही चीज़ है, जब ये इसको इनिशियल वैल्यू निकलती है सब इधर चला जाएगा ना, तो वो वाली चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये ऊपर आ जाएगा। तो याद रखना, ये जो पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें काम आती है ये फॉर्मूला, भाई 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, अभी इतनी है, 10% की ग्रोथ हो रही है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी क्वेश्चन 2020 में पूछा है, उससे पहले भी पूछा है, बहुत बार पूछा है, तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने किए हैं, नंबर सिस्टम में कर लिए थे, परंतु ये याद रखना कि हाँ मतलब नंबर सिस्टम वाले भी क्वेश्चन थे, पर अभी ये इस टाइप वाले भी करेंगे। याद आया वो क्वेश्चन, भाई आपको इतना प्रतिशत जो है मैक्सिमम, जैसे भाई 10th बोर्ड में आपको 600 मिलते हैं, अब एक व्यक्ति है जैसे पास होने के लिए चाहिए भाई, जैसे मान लो भाई होता है ना जैसे 33% चाहिए, ठीक है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है, सीसेट में भाई आपको 27 की बात है 67 नंबर आने ही चाहिए, वो 33% के समथिंग होता है, याद रखना ये चीज़। अब भाई इतने आपको नंबर चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लो ये व्यक्ति बोल दे कि वो जो है जितने आवश्यक अंक थे, न्यूनतम आवश्यक अंक थे, उनसे जो है 2% अंकों से फेल हो गया, समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वो अपन करेंगे जब क्वेश्चन समझ जाओगे। तो ऑप्टेन मार्क या बस सब इसमें यार पूर्णांक अधिकतम मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं भाई, 100% ही होते हैं। और उत्तीर्ण पासिंग मार्क जैसे मान लो सब जगह अलग अलग होता है, 33% होता है, कहीं 60% होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अब यहाँ देखो, यदि कोई राशि ए जो है X% बढ़ जाए, ये इस लॉजिक में क्वेश्चन 2024 में आया था, तो नई राशि क्या होगी, तो याद रखना ए वही सेम चीज़, ठीक है, ए है ए पर, ठीक है, इंटू X/100, तो
तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यदि कोई राशि ए जो है एक्स पे घट जाए तो घट जाए तो माइनस, मैंने कितनी बार बोला माइनस यूज करना, तो ये याद रखना माइनस जो है ये एक्स के कारण है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो बस, और कुछ नहीं। किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा करेंगे, जैसे 1/5 है उसको 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो उसमें 100 से भाग दे देंगे, जैसे 20% है तो इसमें 100 से भाग दे दो, ये किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा, ये चीज़ याद रखना। अब देखो उधर अपन पार्टनरशिप किए हैं तो लाभ हानि छूट ये भी साथ में पार्टी लेना चाहिए, या इसको अलग पढ़े, नहीं पढ़ेंगे, इसको साथ में पढ़ेंगे। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, इनसे तो क्वेश्चन कभी आया नहीं है। मिश्रण सॉल्यूशन, चलो ठीक है कोई नहीं, अब ये रहने दो। अभी अपन ने जो किया है ध्यान समझना, अपन ने जो दो चैप्टर किए हैं, फिर ये तीनों चैप्टर साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी रहने दो, अपन जहाँ तक अपन ने क्या सीखा है, ओनली परसेंटेज सीखा है, ठीक है, और अपने रेशियो सीखा, तो वहीं तक के क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो जैसे फिर आगे इन तीनों चैप्टर को साथ में लेंगे, प्रॉफिट लॉस को साथ में लेंगे, सेलिंग प्राइस ये क्या क्या होता है ये सब, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज इसको साथ लेंगे, जैसे 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया था यहाँ से, ठीक है। मिश्रण और विलयन वाला ये बहुत कम क्वेश्चन आता है। अब देखो इनका वेटेज बहुत कम है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो सारे जो है इंपॉर्टेंट उधर ही है, थोड़ा बहुत ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से फिर हर बार एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेती है, पहले पूछती थी टाइम स्पेड डिस्टेंस से, अब नहीं पूछ रही है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कर लेंगे ये भी, पर आप देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इन चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है, इनसे याद रख लेना। फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है वो ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, तो ये भी करेंगे आगे, इसको तो सेपरेट करेंगे पूरा अपन, ठीक है। तो ये लगभग फिर कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन को साथ में पढ़ लेंगे। फिर श्रेणी वरेणी जीपी तो मैं नॉर्मल ऐसे एनसीईआरटी पढ़ाया था तब, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था तभी मैंने इन चैप्टरों को हटा दिया था, तो मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं करवा दूंगा परंतु कोई ज़रूरत नहीं, ज्योमेट्री वाला पार्ट अपन ने सारा, कि मेरा मानना है कि देखो 2-3 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए परेशान नहीं होना, अब जो इतनी फॉर्मूला रटोगे पागल वैसे हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये डाटा सफिशिएंसी वाला होगा, हाँ डाटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी, तो इसका तो अपन क्वेश्चन कर ही रहे हो, तो क्वेश्चन करने से मतलब, तो ये अपना यहाँ पे ग्राफ निरूपण अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो कर लेंगे वो तो, मतलब मेरा कहना मतलब है कि समय के साथ कर लेंगे, चलो ठीक है। तो आ जाओ 2011 का पेपर सॉल्व करते हैं अपन, 2011। अब देखना क्वेश्चन 2011 उधर तो बहुत कम मिलेंगे, पर अभी जो है अभी नए पैटर्न में देखोगे तो इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कहाँ गया, एक अलग से ग्रुप, 1 मिनट रुको, इस ग्रुप में होगा, क्या फालतू में उधर खोजते रहे, उधर सीसेट नहीं भेजेगा मैंने इधर, लीजिए। हाँ वहाँ पे, अरे मुझे इधर इस ग्रुप में भेज, उधर क्या ज़्यादा पीडीएफ चला गया ना, तो ठीक है। देखो अब यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि अभी जो है अभी नए पैटर्न 2018 के बाद देखो तो इन क्वेश्चनों का वेटेज बढ़ा है, पहले नहीं पूछता, पहले टाइम डिस्टेंस इंपॉर्टेंट था यूपीएससी के लिए, ये भी याद रखिए, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, कब यूपीएससी के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, अभी नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ पैसेज जैसे मैं बताते जा रहा हूँ सॉल्व करो, आप लोग एक साथ बैठ के सॉल्व करो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, सब छोड़ो। ये करो, थोड़ा परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ये करो। अब देखिए ध्यान से कैसे कॉमन सेंस लगता है, 14-15 नंबर करो, करो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये ध्यान से इसको पढ़ो और ये करो, 14-15 नंबर क्वेश्चन करो। सर क्लियर दिखेगा, क्या ब्लर हो गया, ब्लर हो गया है, सभी को दिख रहा है क्या ब्लर? यस सर। हाँ सर हल्का दिख रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं, पेपर की क्वालिटी ऐसी है तो इसमें हाँ अब
सही है पहले से। हाँ सही। अच्छा वो मतलब फिर वो डायग्राम दिखेगा नहीं ना, इसीलिए मैंने वो किया था उसको थोड़ा बड़ा, इसीलिए थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, करो करो। बी वाला दिख नहीं रहा है डायग्राम। वही तो मैं बोला, फिर आप बोले बल्ला देख रहा है ना थोड़ा। अब देखो ये तब, अब देखो। हाँ दिख। और जब करना सीखो ये टाइप के क्वेश्चन। और IAS अधिकारी को देखना आगे जाके अगर सिलेबस चेंज होगा तो ये सारी चीज़ें जुड़ने वाली है। जैसे डाटा सफिशिएंसी में फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी आपके 15-20 क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना। ये क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस वाले भी, वो क्वेश्चन उधर से ही पूछेगा स्टेटमेंट बना के। हुआ? यस हो गया सर, हो गया। हो गया। देखो अभी तो ध्यान से देखना, नीचे दिए गए वर्ग जो संचित पाई चार्ट है, ये शहर ए तथा बी शहर, दो शहरों में रोगियों के मिले रोगों वर्गों को अलग अलग दर्शाता है। वर्ग संचित में रोग वर्गों की रोगियों कुल संख्या के प्रतिशत के आधार में अंकित किया गया। इन तथ्यों के आधार पर वर्ग संचित के 50 दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ध्यान से समझना, शहर ए में रोगों का वितरण दिया है, भाई ये डायबिटीज इतने लोगों को हो रही है, उच्च रक्तपात इतने को, हृदय रोग इतने को, मोटापा, अन्य बीमारी। अब ध्यान से समझना ये चीज़ कि अब जब तक अपने भाई टोटल पॉपुलेशन नहीं पता, तो आप, मैंने कितने बार बोला, ये परसेंटेज किसी चीज़ का वैल्यू होती है ना। तो जब तक आपको टोटल पॉपुलेशन नहीं पता होगी, पहली बात। क्या ये भी देख लेना, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे 100% में डिवाइड कर दिया जाता है, एक बार जोड़ के जरूर देख लिया करो। तो ये जोड़ोगे तो ये तो 100 आ रहा है, परंतु यहाँ पे ये 100 नहीं आ रहा है, ये 121 आ रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब ये हो गया है कि इसकी जो बी में जो टोटल रोग वितरण दिया गया, इसकी पॉपुलेशन अलग है और इसकी पॉपुलेशन अलग है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन, दोनों शहरों में से किस शहर में डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। अब ध्यान से समझो, इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी क्यों पूछता है। अब जैसे मान लो ये 18% है, आपको लग रहा है भाई यहाँ तो ज़्यादा है, तो आंसर बी। कितने लोगों ने बी मारा होंगे? बहुत ऐसे विद्वान जिन्होंने बी मारा होगा। मैं ही मारा था सर। नहीं, गोला खाने के लिए बोल रहे थे कि पूरा दिख नहीं रहा है। शाबाश, बी मारे हो तुम लोग हैं। अरे मैं उठा के फेंक दूंगा। जब तक आपको भाई टोटल संख्या नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे। जैसे मान लो ए में जो जनसंख्या है वो है मान लो 10,000 है। अब 10,000 का 18% आप निकालोगे तो स्वाभाविक सी बात है कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, पर वही मान लो कि मैंने बी में बताया भाई बी में 100 ही है, 100 का 24% निकालोगे तो कितना है, 24 व्यक्ति आए। तो आप कैसे बता सकते हो भाई ए में ज़्यादा रोगियों संख्या है बी में है। आप अनुमान जा ही नहीं सकते जब तक आपको टोटल पॉपुलेशन नहीं पता हो। मैंने कितनी बार बोला, अभी जो चैप्टर जो पढ़ाया आपको परसेंटेज, मैंने उसमें क्या पढ़ा है कि भाई परसेंटेज जो है भाई याद रखना, ये चीज़, ये वैल्यू है एक चीज़, ये आपको एग्जैक्ट मान नहीं बताता है। जैसे रेशियो होता है, रेशियो परसेंटेज दोनों एक ही चीज़ है, याद रखना ये चीज़। अब जैसे रेशियो भी होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू चलिए बताता है आपको भाई वो कितनी चीज़ का वैल्यू है, याद करो। इसीलिए 2023 का क्वेश्चन वो झंडा वाला क्वेश्चन आया था, याद आया वो 600 अनुपात वाला। अनुपात याद रखना, कोई जरूरी नहीं भाई ये एग्जैक्ट संख्या अलग अलग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सर हाँ बोलो। ऐसे तो एग्जाम में तो अगर माइंड काम नहीं करेगा तो परसेंटेज देख के आंसर लगा देंगे, गलत हो गलत जाएगा। है ना ये चीज़, तो अभी मैं क्यों करवा रहा हूँ, तो इसीलिए तो करना है ना, सीखना है ना ये चीज़ें। बचपन में आप बहुत सारी चीज़ें गलती करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है ना अब तो समझदार बन गए ना। अब ऐसे ही तो गलत बात है ना। तो याद रखना कोई अनुमान नहीं निकाला जा सकता, ठीक है।
लॉजिकली सोचिए, देखो हाँ याद रखना, जब ये मान लो ये 100% था, जैसे ये 100% था, अगर ये भी 100% होता तब आप कंपेयर कर सकते हो कि जनसंख्या नहीं भी दी हो, याद रखना ये चीज़। परंतु जब ये अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है, तो भाई इसके मतलब टोटल पॉपुलेशन का अपने को आइडिया नहीं है। जब आइडिया नहीं है तो आप किस आधार पर निकाल पाओगे, ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, इन आलेखों के आधार पर हम उन व्यक्तियों के बारे में क्या कह सकते हैं जिन्होंने एक से अधिक रोग हैं। अब देखो हो सकता है, हाँ ये देखो यहाँ पे कुछ लोगों को ज़्यादा रोग है, ये भी तो हो सकता है ना बी में, तभी तो ये कितना हो रहा था, टोटल 121 हो रहा था। अब जब 121 हो रहा है तो समझ में आता कुछ व्यक्तियों को एक से ज़्यादा बीमारियाँ है, ये अपने को पता लग रहा है, और होगी तो किस में होगी, बी में होगी। चलो पढ़ते हैं अपन ऑप्शन से निकालते हैं इसका आंसर। शहर ए में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों की होने की संभावना है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे तो देखो, अरे हमेशा एक चीज़ मैं बताता हूँ, ध्यान समझना। जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया भी था ये चैप्टर पाई चार्ट वाला, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो याद रखना ये 100% को ही रिप्रेजेंटेज के मतलब किया जाता है कि भाई आपकी बीमारियों को 100% कैसे डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, 121 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी बात है, एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं लोगों को, इसलिए वो जो है ज़्यादा में चला गया। चलो ठीक है, शहर बी में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्तियों की होने की संभावना है, ठीक है। अधिक यहाँ संभावना बोला, ये चीज़ समझना। ए और बी दोनों शहरों में एक से अधिक रोगों वाले व्यक्ति होने की संभावना, अरे नहीं, कोई अनुमान ही नहीं निकाला जा सकता, गलत है, बी आंसर आएगा, ये चीज़ याद रखना। अब इस टाइप के क्वेश्चन गलत मत करना एग्जाम में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज रेशियो कोएफिशिएंट और आएगा तो ये तो ऐसे अगर चाहो तो परसेंटेज वाले तरीके से भी कर सकते हो, पर ये जो चीज़ है आपको उधर से भी हो जाएगी। चलो ठीक है, क्वेश्चन करो ये वाला 42 करो, एक बार करो, ऐसे तो उधर से भी हो जाए पर परसेंटेज से भी हो जाएगा। करो एक बार इसको। हेलो, हाँ 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 हाँ, तो आप कहाँ हो अभी? 1 मिनट में देखो। हो गया सर। हो गया, कितने लोगों का हुआ? हो गया सर मेरा भी। देखो परसेंटेज का आइडिया मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ जितना अच्छा होगा ना रीजनिंग उतना ही अच्छा होगा। अगर मैथ आप सोच रहे हो कि नहीं मैं रीजनिंग ही पढ़ ले, मैथ नहीं पढ़े तो काम नहीं होगा। है ये रीजनिंग का क्वेश्चन, पर जब तक आपको मैथ नहीं आता है ना तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, परंतु देखो मैथ से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन, ध्यान देखना। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है, अब ध्यान से समझना। अब 100 का ये बोला 60% विद्यार्थी क्रिकेट, 100 का 60% निकालोगे तो भाई कितना आ गया? भाई 100 का है तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जितना परसेंटेज में दिया ना उतना ही वैल्यू होता है। अब निकालो, जैसे 100 का 60% निकालोगे तो परसेंटेज की वैल्यू 100 से कैंसिल आउट हो गया, 60 ही आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप की चीज़ें, इसलिए परसेंटेज का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो समझ बात है, क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं? 60। फिर बोला 30 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल कितने खेल रहे हैं? 30 लोग। तथा 10% विद्यार्थी है ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, याद रखना। नहीं कॉमन है ये दोनों जो है, नहीं इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है वो छोड़ो। मतलब दोनों जो है क्रिकेट खेल रहे हैं 60 लोग, फुटबॉल खेल रहे हैं 30 लोग, ठीक है। और दोनों जो खेल रहे हैं, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन आएगा, दोनों जो है खेल रहे हैं वो 10 विद्यार्थी। अब ये क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो न तो क्रिकेट खेलते हैं नहीं ही फुटबॉल खेलते हैं। अब तो ध्यान से समझना कि 100 व्यक्ति थे, जिसमें से अपने को पता लग गया है भाई, जो स्वाभाविक सी बात है कि 90 व्यक्ति तो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों में से दोनों खेल रहे हैं।
अब भाई स्वाभाविक सी बात है, आप इनको दोबारा तो काउंट करोगे नहीं, तो इनको तो क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जैसे 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं। अब आपको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो कुछ भी नहीं खेल रहे हो। अगर आप इनमें ऐसे अलग से जोड़ दोगे, भाई 10 और जोड़ दो तो ये तो 100 हो जाएगा, सारे सारे खेल रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया। इसका मतलब ये है ये जो 10 खेल रहे हैं वो इन्हीं में से है। तो स्वाभाविक सी बात है, इनमें से 10 घटा दो, तो आपको स्वाभाविक बात है वो हो सकता है कि दोनों को दोनों में माइनस करोगे तो 80 आ गया। अब स्वाभाविक बात है 100 में से 80 घटाओ, कितने लोग, 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं। अब ऐसे तो मैं उधर करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, पर तो मेरा मानना है कि परसेंटेज का आइडिया होना जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ तो 100% दे दिया है, तो अलग से आपको निकालना नहीं पड़ा, अपन तो आगे जाके देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा दिया है, अपन किए भी थे। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो 50 नंबर। ये क्वेश्चन जो है आपका परसेंटेज प्लस रेशियो दोनों का क्वेश्चन है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बनना चाहिए क्वेश्चन, परसेंटेज और रेशियो दोनों का मिला के क्वेश्चन है ये। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर कुछ प्रॉब्लम है स्क्रीन पे? किस में क्या प्रॉब्लम है नगीना, बोलो। स्क्रीन पे सर देखो, मैंने वो तुम्हारी सबको दिक्कत आ रही है, नगीना को आ रही है, बताइए सब लोग। नहीं सर, सही नहीं सर, कोई दिक्कत नगीना वो आपकी तरफ से दिक्कत है थोड़ा, वो देखो। ये हुआ किसी क्वेश्चन? यार अगर ना परसेंटेज आज जो किए हैं उसी का क्वेश्चन है, परसेंटेज और रेशियो दोनों का क्वेश्चन है ये। सर देखना, मैंने आपको भेजा, एक बार देखना क्या है ये। व्हाट्सएप भेजा है क्या? ये आपको दिक्कत क्यों रही है? एक बार लेफ्ट करो फिर दोबारा ज्वाइन करो। कोई हैक कर रहा है क्या अपना? नहीं ना, दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है सही हो चीजें। अरे हुआ किसी से और? अनु कहाँ है? अनु तुमसे क्वेश्चन बनाए? सर इसका डी होगा आंसर। सही निकाला को तो डी आएगा। और किसका आ रहा है आंसर? क्वेश्चन हुआ और किसी से 16? अभी तो अपन किए हैं परसेंटेज ये सब। अब ध्यान से देखो, चलो इधर व्यक्तियों के एक समूह में, ठीक है, व्यक्तियों के समूह है। अभी अपने को नहीं बोला कितने लोग हैं क्या है, उसके बारे में अपने को नहीं बोला। 70% व्यक्ति पुरुष है और 30 व्यक्ति जो 70% व्यक्ति है पुरुष है, ठीक है, और 30% व्यक्ति विवाहित है। ध्यान से समझना ही चीज़, ठीक है। यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, याद रखना यहाँ चीज़। अब यहाँ को अज्यूम मत कर लेना, यहाँ से निकलेगा ये आपका चीज़। ये 2/7 भाग विवाहित है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे ये 2/7 जो है ये कितने के बराबर हो गया? 30% के बराबर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, रुको 70 रुको, नहीं, वो तो 70% व्यक्ति तो पुरुष है ना। अब देखो ध्यान से समझना ये चीज़, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो व्यक्तियों के समूह है तो आपके टोटल व्यक्ति नहीं बोला आपको, फिर इसमें बोला कि 7% व्यक्ति पुरुष है। तो स्वाभाविक बात है, देखो अगर थोड़ा बहुत अपना आइडिया ले, जैसे परसेंटेज का आइडिया क्या होता है, जैसे मान लो कि 100% व्यक्ति है, तो स्वाभाविक सी बात है 100 में से कितने 70% क्या है? मेल है, तो 30% क्या हो गई? फीमेल हो गई, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़, अगर अपना आइडिया लेके चलते हैं। और बोला 30% व्यक्ति विवाहित है, 30% व्यक्ति विवाहित है, तो हो सकता है कि वो मेल में से, अब स्वाभाविक बात है ये तो है कि वो 30 मेल तो होंगे तभी तो फीमेल से शादी होगी, ठीक है।
अब हो सकता है वो कहीं और से, ठीक है, गांव में हो सकता है, बाहर से शादी किया हो। अब ये अपने को एग्जैक्ट पता नहीं है, जो भी है अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये बोला यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, तो मान लो कि ये है, तो 70% है, 70% का आप निकालोगे, 2/7 विवाहित है, तो कितना आएगा? 20/7। ठीक है, तो महिलाओं का कितना भाग जो है अविवाहित है? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें जब तक आपको परसेंटेज का आइडिया ना ही होगा और आपको इसमें 20 आ रहा है ना, 20/7 कम, ये तो सिर्फ 20 आ रहा था। अरे सुनो वो मैंने ऐसे किया है, सुनो इधर देखो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे व्यक्तियों का समूह है, तो व्यक्तियों का समूह है तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये देखो बोल रहा है, अब यहाँ पे याद रखना कि ये मत सोचने लग जाना सर ट्रांसजेंडर भी तो हो सकते हैं ये चीज़ भी याद रखना, ये जीएस नहीं है, ये मैथ है। तो 100% व्यक्ति है जिसमें से 70% कौन है? ठीक है, आपके मेल है, तो स्वाभाविक सी बात है 30% कौन बची है? महिलाएं बची है। ठीक है, ये परसेंटेज की वैल्यू है, याद रखना। और मैंने क्या बोला, परसेंटेज जो है एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती है। अब ये बोला 30% व्यक्ति विवाहित है, इस 100% में से जो है 30% कौन है? व्यक्ति विवाहित है। अब याद रखना कि 70% व्यक्ति कैसे हैं? जिनका विवाह नहीं हुआ है। अब ये चीज़ याद रखा करो। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, पुरुषों का 2/7। अब जैसे मैंने कितने बोला, जब 100% मानोगे तो ये इसका जो 70% निकालो तो कितना आ जाएगा? 70 ही आ जाएगा। 70 आ जाएगा, तो इसका 2/7 विवाहित है, तो ये कितना आ जाएगा? 10 और 20, मतलब टोटल 20 आया है। तो 20 तो पुरुष क्या है? विवाहित है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब स्वाभाविक बात है 20 पुरुष विवाहित है, तो ये यार ना, ये 30% मतलब 30 महिलाएं हैं, तो 30 महिलाओं में स्वाभाविक बात है 20 महिलाएं इन पुरुषों के साथ शादी होगी, तो 10 महिलाएं तो बची जिनका शादी नहीं हुआ। परंतु ये याद रखो, ये 10 किसका प्रतिशत है? 30 का। नहीं रुको, क्या पूछा? महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है? तो 30, रुको, गलती हुआ है क्या कुछ? सर हाँ बोलो। इसमें जो कह रहा है कि 30% विवाहित है, मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों को मिला के 30% है। अगर 100 व्यक्ति है ना, तो उसमें से 30 विवाहित है, और 30 में से आपको पता चल गया है कि 20 पुरुष विवाहित। हाँ, तो बच्चे में अच्छा, हाँ ठीक है, सही बोला, समझ गया। देखो इधर देखो, ध्यान से समझना कि वही चीज़ है। अब देखो ये जब 100% आप लोगे ना, तो यहाँ याद रखना 100% जैसे निकालोगे तो मेल यहाँ से 70 आएंगे। ठीक है, फीमेल अपने को यहाँ पे 30 आएगी। ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। अब आगे बोला कि जो यदि पुरुषों का 2/7 भाग विवाहित है, पुरुषों का मतलब 70 का 2/7। ठीक है, तो ये 10 मतलब पुरुष आगे 20 विवाहित है। ध्यान से समझना ये चीज़। ठीक है, अब ये 20 विवाहित है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई इन 20 महिलाओं से विवाहित है। देखो यही क्वेश्चन की थोड़ा डिमांड है कि आप ये नहीं समझ सकते, हो सकता है बाहर जो है जो भी XYZ है। पर अब ये जो 30% व्यक्ति है ये विवाहित है, तो ये मतलब 100 का कितना? 30 ही आएगा। 30 में से जो 20 जो है मेल जो है विवाहित है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात, अब कितनी बचे? यहाँ पे 10 बची। ये है कि महिलाएं होगी, ये महिलाएं जो होगी, तो स्वाभाविक बात है टोटल महिला कितनी थी? 30, जिसमें से 10 विवाहित है, तो 20 बची जो विवाहित नहीं है। तो विवाहित का रेशियो निकालोगे आप, कितना भाग, याद रखना रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, तो 20/30 आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो कितना आंसर होगा? 2/3। ठीक है, आगे देखो, 1 मिनट रुको, इसे क्या कॉल कर रहा है। तो यार ना अच्छा क्वेश्चन है, वो रेशियो दोनों को मिला के है। ये क्वेश्चन चलो छोड़ो, ये हो गया है। चलो ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो गया? अभी 8:34 हो गया, तो आप मेरे को मिलो 8:55 तक मिलो मुझे। ठीक है, कल करेंगे फिर आगे, फटाफट बनेंगे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो ठीक है, 8:55 पे मिलो। आज ज्योग्राफी करेंगे और 5 साल के पेपर करेंगे आज। चलो ठीक है।